हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी अड्डा 75 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं उपसर्ग। पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक, पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं लिंग वचन पर जो है कभी नहीं बदलते, इसलिए अविकारी कहलाते हैं। ये जो है लिंग वचन पर कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी होते हैं, इसीलिए अविकारी होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं ये पूरे शब्द नहीं बल्कि एक टुकड़े होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शब्दांश भी कहते हैं। इनको शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। शब्दांश मतलब होता है शब्दों का अंश, छोटा रूप। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के आगे अर्थ, प्रारंभ, आरंभ, सामने लगते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्दांश जो रहते हैं, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, शब्द के आगे आदि, प्रारंभ, आरंभ, सामने लगते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से सुनो। जो शब्दांश शब्द के आगे प्रारंभ, आरंभ, सामने लगते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और एक चीज़ देख लेते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, ये सब देख लेते हैं। संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में। देखो, संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग, हिंदी में 13 उपसर्ग। ठीक, और उर्दू में कितने होते हैं? 19। ठीक है, अब देखते हैं उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो इनके कार्य देखते हैं। कार्य, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके मतलब जो अर्थ होते हैं उसको बताते हैं, अर्थ को बताते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके रूप और अर्थ को मतलब एक तरह से प्रकट करते हैं। ठीक है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके रूप और अर्थ को, उसके रूप और अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे हार है, हार। ठीक, तो ये क्या है? ये होगा गले का हार कहोगे इसको, गले का हार कहोगे, या मतलब युद्ध में हार, जीत और हार, है ना? ऐसे करके बहुत सारे इसके तो अर्थ होंगे। तो अब इसका उपयोग ही देखते हैं, मतलब इसको कैसे उपयोग करते हैं और ये उपसर्ग है क्यों, क्या है, ये सब देखते हैं अभी। ठीक है, ये देखते हैं उपसर्ग। देखो, ठीक है, और ये हैं मूल शब्द, और ये देखो नया शब्द। यहाँ पर आप एक चार्ट ऐसे करके बना लेंगे, और ये शब्द का अर्थ।
शब्द का अर्थ। ठीक है, तो उपसर्ग वी है, वी किस में जोड़ेंगे, हार में जोड़ेंगे। मान लो हम ऐसे करके हार, तो ये क्या अर्थ देगा, विहार। विहार क्या होता है, भ्रमण, भ्रमण या घूमना। ठीक है, आहार, अब जैसे आ ये उपसर्ग जोड़ा हमने, इसमें भी हार होगा। हार, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब आहार बोले तो भोजन, आहार बोले तो भोजन। ठीक ना। उप, यही वाला देखिए हार है, ये देखो हार है ना। उप, उपहार, ये हो गया उपहार। उपहार, उपहार का मतलब क्या होता है, भेंट देना, भेंट या तोहफा। ये तो उर्दू का हो जाएगा, छोड़ो, भेद रहने, भेंट, भेंट है ना। और समधनहार, इसका मतलब क्या होगा, संहार, संहार कहते हैं जिसको, संहार। संहार का मतलब क्या होता है, संपूर्ण नाश। संपूर्ण नाश। ठीक, आगे देखो, कुपुत्र, सुपुत्र। इसमें देखो कु, इसमें कु उपसर्ग है और इसमें सु उपसर्ग है। इसमें कु है, इसमें सु है। और किस में है ये सब, ये पुत्र में ये उपसर्ग लगा है, ये भी पुत्र में ये उपसर्ग लगा है। ये कुपुत्र का मतलब अच्छा, सॉरी, कुपुत्र का मतलब बुरा पुत्र, और सुपुत्र का मतलब अच्छा पुत्र। ऐसे करके सत्य, सत्य रहता है, असत्य रहता है। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग के द्वारा एक शब्द से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग यहाँ पर नोट कर लेंगे, उपसर्ग के द्वारा एक शब्द से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं, ऐसे लिख लो, बनाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, शब्दकोश बढ़ता है। ठीक है, अब डाल लेंगे प्रत्यय, सॉरी, हाँ प्रत्यय डाल लेंगे। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय तो देखते हैं, प्रतिधन अय, ये दो शब्दों से मिलके बना है, प्रतिधन अय। प्रति का मतलब क्या होता है, बाद या पीछे, बाद या पीछे। वो अय का मतलब होता है आया। बस यहीं से पूरी परिभाषा बन गई कि जो शब्दांश शब्द के बाद या पीछे आते हैं, समझे, बाद या पीछे आते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय। बस यही तो परिभाषा है। अब इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सही से समझेंगे तो। जैसे देखो, प्रत्यय क्या है, शब्दांश और अविकारी होते हैं, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं कर सकते आप। जैसे मतलब जैसे वाह कोई प्रत्यय है तो वाह को आप कैसे तोड़ेंगे, है ना, तो ये टूटते नहीं हैं। ठीक, तो आगे देखो, जो शब्दांश शब्द के पीछे अंत इत या बाद में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। चलो लिख ही देते हैं, लिख लो आप भी। प्रत्यय शब्दांश और अविकारी होते हैं, प्रत्यय शब्दांश और
क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक है। जो शब्दांश शब्द के पीछे, अब सेकंड पॉइंट नोट करिए, जो शब्दांश शब्द के पीछे, शब्द के पीछे अंत, इति या शब्द में लगते हैं, या शब्द के बाद लगते हैं, या शब्द के बाद में लगते हैं, बाद में लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सिर्फ दो प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो लिखने से ज़्यादा मैं जो बोलूँगा आप उस पर भी ध्यान देंगे। जो कृत प्रत्यय रहता है इसके कई नाम रहते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। इसका नाम दूसरा मैं लिख भी दे रहा हूँ, कृदंत प्रत्यय। ठीक है। तो अब देखते हैं पहले वाले के बारे में। ये कैसे मूल धातु से बनते हैं, मतलब मूल धातु समझ रहे होंगे आप। जैसे मूल धातु कोई क्रिया है, जैसे पढ़ना, मान लो पढ़ना, तो इससे अगर मूल धातु निकालेंगे तो मूल धातु क्या कहलाएगी? पढ़। ठीक ना। तो पढ़ क्या होती है? मूल धातु होती है। ठीक। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी क्रिया शब्द के बाद कोई प्रत्यय लगा हो। देखो, जब किसी क्रिया शब्द के बाद लिखते जाएंगे आप भी लोग, जब किसी क्रिया शब्द के बाद कोई प्रत्यय लगा, मतलब लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? के बाद कोई प्रत्यय लग जाए तो उसे कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय, कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। क्रिया प्लस प्रत्यय, ये जो होते हैं कृत प्रत्यय, ये सिर्फ और सिर्फ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया के शब्दों में लगेंगे, अदरवाइज किसी भी शब्द में नहीं लगेंगे। आप जैसे मान लो कोई भी शब्द लो, जैसे क्रिया उसमें ना हो, ऐसा कोई शब्द आप चूज करें जिसमें कोई क्रिया ना हो। जैसे मोर है, पीताम्बर है, मतलब ये अलग जो शब्द रहेंगे क्रिया के अलावा, उनमें ये प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया का कृदंत प्रत्यय और कृत प्रत्यय जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिया में ही लगेगा। ठीक। इसलिए मैंने ये देखो लिख भी दिया है, क्रिया प्लस प्रत्यय, और ये क्या बनाएगा? कृत या कृदंत प्रत्यय। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पढ़, धन, अक, तो इसको आप क्या लगाएंगे? पाठक,
ये क्या है? करता है। पढ़ता, सॉरी, पढ़धन ता, पढ़धन आई, पढ़धन आकू। अब देख लिए, पढ़ता, पढ़ाई, पढ़ाकू। ये क्या है? ये क्रिया है। और ये क्या है? पढ़ाई क्या है? भाव है। और पढ़ाकू क्या है? विशेषण है। ठीक, आगे देखो। अब ये चीज़ आप याद रखना कि हमने अभी कहा था कि ये मूल मतलब मूल क्रिया में लगेगा। तो आप बता रहे हो, ये कह दोगे कि ये तो भाववाचक संज्ञा है, मतलब भाववाचक में भी लगा है। तो मैंने मूल कहा था ना, जो मूल रहेगा, मूल धातु, कहने का मतलब ये रहा। देखो आप, ये पढ़ क्या है? सारे के सारे पढ़ हैं। ये क्रिया मतलब उसकी पढ़ाई या पढ़ाकू या पढ़ता या पढ़ा पाठक, इसका सबका क्या है? ये मूल क्रिया है, सॉरी मूल धातु है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मूल धातु, वो भी क्रिया, क्रिया की मूल धातु में लगेगा। अब दुनिया का कोई सा भी वर्ड उठा के देख लेना, मैंने जो बताया यही करेक्ट होगा। ठीक है, एकदम 100% से, और मैंने जो बोल दिया वही सही होगा। अब आप आगे देखिए, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, जब कोई प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के पीछे लगते हैं। ये किनके किनके पीछे लगेंगे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के द्वारा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द कई रूपों में बदलते हैं, कई रूपों में बदले जा सकते हैं। लिख लो ये भी, प्रत्यय के द्वारा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, प्रत्यय के द्वारा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द कई रूपों में बदलते हैं। कई रूपों में बदलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तद्धित प्रत्यय के अभी आप उदाहरण देख लीजिए कैसे बनेंगे। ठीक है, आप उदाहरण चेक करिए। ठंड धन क, ठंड धन आई, आई, और ठंड धन आना, आना। ये क्या हो जाएगा? ठंडक, ठंडाई, और ये ठंडाना। अब देखो ये क्या है? ये भाववाचक है। ये क्या है? विशेषण, विशेषण। और ये क्या है? क्रिया। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रत्यय जो है मूल रूप में एक होता है। ठीक है, परंतु जब कोई प्रत्यय किसी भी क्रिया या शब्द के साथ लगता है, ये मतलब कृदंत प्रत्यय, तो वो कृदंत कहलाता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वो जो है किसी भी क्रिया के साथ लगेगा। क्रिया के साथ
क्रिया के बाद लगेगा तो क्या कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। इसके पहले जो बताया था। ठीक है। अब जैसे ये लगा है, मान लो ये क्रिया आप ले लो, जैसे चलना, सॉरी चलना नहीं, आप लिखना ले लो, लिखना, लिखना। अब ऐसे आप लिखोगे लिख धन आई, तब ये जो है आपका कौन सा प्रत्यय चल रहा था अभी, तभी आपका ये कृत प्रत्यय नहीं होगा, तद्धित हो जाएगा, ओ सॉरी, तो आपका ये कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। किसी भी क्रिया में अगर लग रहा है तो कृदंत, अन्यथा तद्धित। ठीक है। अंतर देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ अंतरा भेद कैसे करेंगे। ये देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मित्रता, धनता और मम धनता, सुंदर, सॉरी सुंदर तो ये होगा, पढ़, धनता, सुंदर, धनता। ये देखो, ये तीनों कौन होंगे, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और ये आपका कौन सा होगा, कृत, कृतिया कृदंत। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में बदलने वाले प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में बदलना। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में बदलना। अब देखो, जैसे उदाहरण आप ले लो, पंखा ले लो। ठीक। तो आप इसमें ए जोड़ेंगे, सॉरी ए जोड़ेंगे आप, तब ये क्या हो जाएगा, पंखे। ठीक है। और ये जो ए रहेगा, ए, ये कहाँ लगाएंगे, शब्द में प्रयोग करेंगे इसको, शब्द में प्रयोग। और ओ जो रहेगा, ओ, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग। पंखा देखो, जैसे ये वाला आगे आ जाओ, धन ओ, पंखों। ठीक ना। अब स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदलने वाले प्रत्यय देख लेते हैं। स्त्रीलिंग को बहुवचन, स्त्रीलिंग को बहुवचन, इनमें मतलब कौन से रहेंगे वो देख लो पहले। शब्द में, शब्द में रहेंगे ए और इया, इया। अब वाक्य में देख लो, वाक्य में रहेगा ओ। ठीक।
उदाहरण धन है तो क्या होगा, महिलाएं। ठीक, अब अगला देखो, महिला धन ओ महिलाओं। ठीक ना। अब देखो, चूड़ी धन ये वाला चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बहुवचन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक ना। सॉरी, देखो ये महिलाओं, ये महिलाओं हो गया, ये चूड़ी धन या चूड़ियाँ। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। एक चीज़ और साथियों, जो तद्धित प्रत्यय मैंने आपको बताया था, उसके 10 भेद होते हैं। यदि आप उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो, थोड़ा और अंदर आप जाएंगे तो उसके 10 जो हैं भाग रहते हैं। ठीक है। देखो, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। ये देखो 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये उनके नाम दिए हैं, मतलब सॉरी, ये शब्द दिए हैं, ये प्रत्यय दिया है, ये तद्धितांत शब्द दिए हैं, ये कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ये शब्द जो है कर्ता का बोध कराते हैं, जैसे श्री, धन, कानून, घड़ी, ये शब्द हैं। श्री धनमान, धन, धन ई, धनी, कानून, धंधा, कानूनदा, ऐसे करके घड़ी साज, घड़ी साज। ठीक ना। और अगला देखते हैं। ये देखो, फिर ये आ गया तीसरा। ठीक ना। शब्द ये है, ये शब्द हैं, ये प्रत्यय हैं, ये तद्धितांत शब्द हैं। लाल, धनसा, लालसा, ऐसा, कैसा, वैसा। ठीक। फिर ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय आ गए। मैंने बोला था ना 10 प्रकार के होते हैं। 2 तो उधर हो गए थे, 3, 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, सॉरी 6, 7 और ये 8, ये 9, ये 10। और एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे करेंगे। कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग होते हैं, जैसे उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय निर्मित शब्द, ये देख लिए, ये दिए गए हैं। ये देखो आप, ये इधर के उपसर्ग हैं ये वाले, और ये कौन से हैं, ये मूल शब्द हैं। और ये देखो इनमें प्रत्यय लगाया गया है, सुगंधित, सुगंधित मतलब सुगंधित। ठीक ना। इतने समझदार तो आप लोग होंगे ही। ये देखो, इनको आप अलग अलग कर लीजिए ऐसे करके। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको कुछ थोड़ा अच्छा दिख पाए। अब शायद आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, सुगंधित, परिपूर्णता, परिपूर्णता, अपमानित, अपमान मतलब अप, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, मान मूल शब्द हो गया, प्रत्यय इसमें क्या लग गया, इत लग गया, तो अपमानित हो गया। उपसर्ग क्या है, अन है, मूल शब्द क्या है, उदार है, प्रत्यय क्या है, ता, अनुदारता हो गया। ठीक ना। चलो अब आगे देखते हैं।